नमस्कार शास्त्रीय काल केम छो। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। बहुत दिनों के बाद हम आपके सामने इस डिजिटल क्लासरूम के सहारे जुड़ रहे हैं। और सबसे पहली बात कि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से हम लोगों को जूझना है और इससे सफलतापूर्वक बाहर भी निकलना है। चूँकि अभी हमारा देश कोरोना से काफ़ी जूझ रहा है और ऐसी स्थिति में हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है बच्चों, जिसके लिए हमने इस तरह की पढ़ाई का सहारा लेना समझा। तो सबसे पहली बात बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि हमने अभी जस्ट एक न्यू कोर्स लॉन्च किया है और इस कोर्स में जितने भी बच्चे हमारे एडमिटेड हो रहे हैं, मैं उन सभी को इस बात से पूरी तरीके से आश्वस्त कर दूं कि आप घर बैठे क्लासरूम का अनुभव ले सकते हैं। फिलहाल हमारे जो भी थोड़ी मोड़ी तकनीकी समस्या होगी, मैं उसका भी समाधान बहुत जल्द 1 से 2 दिन में करने वाला हूँ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आपको बता देता हूँ कि हमारे इस कोर्स में हर विषय की पढ़ाई आपको हर दिन मिलती रहेगी। और एक बात और, फिजिक्स की पढ़ाई में तो सुबह में आपके सामने 11th क्लास का एक वीडियो और शाम में 12th क्लास का एक वीडियो आपके सामने दिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से बता देता हूँ कि एक सर ने एक इंग्लिश में हमने एक बात पढ़ा था, शायद आप लोग भी जानते होंगे कि 10% वेल डन इज 100% वेल सेड। दैट मीन्स 100% अच्छा करने से ज़्यादा बढ़िया है 10% अच्छा करके दिखा दो। तो क्यों ना दोस्त, हम लोग घर पे बैठ के मन लगा के पढ़ाई करें और अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि स्टे होम स्टे सेफ रहने के लिए घर पे रहना जरूरी है। और मैं चाहता हूं कि मेरे हर बच्चे घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और इसलिए हमने इस क्लास का सहारा लिया। मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं तुरंत अपने विषय वस्तु की ओर। मैं आपके सामने अभी ग्रेविटेशन टॉपिक का एक वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, आप इसे देखिए। और फिर से अगर आप चाहते हैं कि हम इस कोर्स का आनंद लें, तो इसके लिए आप हमारे ऐप पर जाकर के आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके सारे नियम कानून को आप हमारे कोचिंग के फ़ोन नंबर पे कॉल करके आप उसके बारे में सारी चीज़ों को जान सकते हैं। बच्चों, अभी जो मैं आपके सामने टॉपिक को बताने जा रहा हूँ, मैंने बताया आपको कि मेरा टॉपिक है ग्रेविटेशन। इसका हिंदी में नाम होता है बच्चों गुरुत्वाकर्षण। इस गुरुत्वाकर्षण की बात मैं जब आपके सामने करता हूं, तो सबसे पहली बात बच्चों आपके सामने कि इस गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण है क्या, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। लेकिन इसको जानने से पहले हम आपके सामने एक बात बताना चाहेंगे कि इस गुरुत्वाकर्षण की हमारे दैनिक जीवन में भूमिका क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट 1 में अगर हम आते हैं बच्चों, तो आपके सामने शेयर करेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में हमारे गुरुत्वाकर्षण की भूमिका क्या है, क्या एप्लीकेशन है ग्रेविटेशन का इन आवर डेली लाइफ। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपके सामने एक बात बता दें कि भूमिका में सबसे पहली बात मैं आपके सामने लिखता हूं कि किसी भी ग्रह ऑब्लिक उपग्रह की गति, किसी भी ग्रह ऑब्लिक उपग्रह की गति संभव होती है गुरुत्वाकर्षण के कारण। दैट मीन्स motion of satellite oblique planet is possible due to the gravitation। बच्चों, इस पॉइंट से किस तरह का क्वेश्चन आता है, इस पॉइंट से आपके सामने प्रॉब्लम आएगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किसके कारण। आपको पता होगा बच्चों कि जो सूरज के चारों ओर घूमे वो हमारे लिए ग्रह है, और जो ग्रह के चारों ओर घूमे वो हमारे लिए उपग्रह है। यानी द बॉडी हु रिवॉल्व्स टू सन इज नोन एज प्लेनेट एंड द बॉडी हु रिवॉल्व्स टू प्लेनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताएं कि ये जो हमारा पृथ्वी है, मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस के कारण घूमती है, तो पृथ्वी हमारे लिए ग्रह हो गया। और किसी भी ग्रह की गति संभव होती है किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसके बाद दोस्त फिर दूसरी इसकी भूमिका, ये सब इंपॉर्टेंस है हमारे गुरुत्वाकर्षण की हमारे डेली लाइफ में। दूसरे पॉइंट पर आते हैं बच्चों, तो आपके सामने हम एक चीज डिस्कस करेंगे कि किसी भी ग्रह पर वातावरण का निर्माण कराने के लिए भी जिम्मेवार होता है कौन, गुरुत्वाकर्षण। यानी फॉर्मेशन ऑफ वातावरण का निर्माण कराने के लिए, वातावरण का निर्माण कराने के लिए भी जिम्मेवार है कौन, गुरुत्वाकर्षण। बच्चों, मैंने अभी आपके सामने इस गुरुत्वाकर्षण के 2 पॉइंट्स के बारे में शेयर किया। पहला चीज, किसी भी ग्रह और उपग्रह की गति संभव होती है किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। और वातावरण का निर्माण कराने के लिए भी जिम्मेवार है कौन, गुरुत्वाकर्षण। अब इस पॉइंट पर भी जरा ध्यान देंगे बच्चों।
मैंने बोला वातावरण का निर्माण। आप सारे बच्चे जानते होंगे यहाँ पर क्या पृथ्वी पर अगर गैस रूपीय माध्यम है, आपको बच्चों ऐसा लगता होगा, मैं आगे चल के गुरुत्वाकर्षण के बारे में और भी बहुत सारी बातें करूंगा। पृथ्वी के पास आकर्षण है जिसके कारण यहाँ पर गैस रूपी माध्यम है। अगर पृथ्वी के पास आकर्षण नहीं होता तो शायद यहाँ पर गैस रूपी माध्यम नहीं विद्यमान होते। उदाहरण के तौर पे हमारे चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण का मान कम होने के कारण वहां पे माध्यम नहीं है। इसका मतलब कहीं न कहीं से वातावरण के निर्माण के लिए भी जिम्मेवार होते हैं कौन? गुरुत्वाकर्षण। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात आप इसे बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, क्या भूमिका है। ये पॉइंट 1 में हमने आपके सामने डिस्कस किया इसके भूमिका के बारे में। अब हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 2। जब हम पॉइंट नंबर 2 में चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो पॉइंट नंबर 2 में हमारा किस चीज पे डिस्कशन होता है? पॉइंट 2 में गुरुत्वाकर्षण है क्या, गुरुत्वाकर्षण के बारे में कौन कौन सी धारणाएं हैं, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बात बता दूं कि हमारे इस गुरुत्वाकर्षण बल की कल्पना सर्वप्रथम आर्यभट्ट साहब ने किया था। आर्यभट्ट कल्पना, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण बल की कल्पना करके बताया था? अर्थात किसने कहा था कि पृथ्वी के पास जरूर कोई बल है? उस वैज्ञानिक का नाम था आर्यभट्ट। लेकिन हमारा विज्ञान थ्योरी पे कम और प्रैक्टिकल पे ज्यादा डिपेंड करता है। इसके पास सत्यापन होना चाहिए। स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। विदाउट प्रूफिंग आपका स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड। अर्थात जब तक आपके कथन का सत्यापन ना हो तब तक आपका कथन सत्य नहीं है। हमारे आर्यभट्ट साहब ने बताया ये था कि पृथ्वी के पास जरूर कोई न कोई आकर्षण बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु गिरती है तो वह पृथ्वी की ओर खींची चली जाती है, यानी पृथ्वी की ओर चली जाती है। लेकिन वो इसे सत्यापित नहीं कर पाए, जिसके कारण आर्यभट्ट केवल एक कल्पना नाम के ही वैज्ञानिक बन के रह गए। लेकिन इस चीज को सबसे पहले सत्यापित करने वाले वैज्ञानिक का नाम था न्यूटन। अर्थात गुरुत्वाकर्षण को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने सत्यापित किया? तो जवाब होगा न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण को परिभाषित करने के लिए एक दूसरे स्टेटमेंट का सहारा लिया। मैं आपके सामने उसकी बात भी करने आता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने एक चीज बताता हूं कि न्यूटन साहब ने क्या किया, किस तरीके से अपनी बातों को रखा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बताता हूं, ध्यान से आप सुनिए। हमारे न्यूटन साहब ने कहा, आप अगर ध्यान से आप देखिए मेरे दोस्त, ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो इसका हिंदी में नाम होता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का पर्याय क्या है? यहां देखिए कर्षण, इसका मतलब हो गया आकर्षण। गुरुत्व, गुरुत्व का मतलब आप जानते होंगे पृथ्वी, यानी गुरुत्वाकर्षण यानी पृथ्वी का आकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि पृथ्वी का आकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब पृथ्वी का आकर्षण, पृथ्वी का आकर्षण। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे मेरे दोस्त, गुरुत्व का पर्याय पृथ्वी होता है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं जिसके पास की आकर्षण नहीं, हर चीजों के पास आकर्षण। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त आकर्षण की उत्पत्ति का स्रोत ब्रह्मांड को माना गया है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन? मास। जहां भी मास होते हैं वहां पे गुरुत्वाकर्षण मौजूद होता है। हमारे ब्रह्मांड के सारे पिंडों के पास आकर्षण बल होता है, लेकिन उन सारे पिंडों में से, सारे पिंडों के आकर्षण बल में से पृथ्वी के आकर्षण बल को एक विशिष्ट नाम दे दिया गया जिसको लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई आपसे पूछे कि गुरुत्वाकर्षण क्या है तो आप बोलेंगे कि पृथ्वी का आकर्षण ही गुरुत्वाकर्षण है। बहुत जगह मैं देखता हूं कि हमारे बहुत सारे बच्चे में मिसकंसेप्शन होता है। किस तरह का मिसकंसेप्शन होता है कि मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे अगर सूरज, मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई पूछे कि मंगल और पृथ्वी के बीच लगने वाला आकर्षण क्या गुरुत्वाकर्षण है, तो जवाब होगा नहीं। मंगल और किसके बीच? मैंने बोला मंगल और चंद्रमा। सपोज दैट अगर मंगल और चंद्रमा ये दो पिंड है, इनके बीच लगने वाला आकर्षण क्या गुरुत्वाकर्षण है? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि इस दो पिंड में से हमारा पृथ्वी इन्वॉल्व नहीं है। अगर दो पिंड में से अगर एक पृथ्वी हो गया
तभी हमारा उनके बीच लगने वाला आकर्षण गुरुत्वाकर्षण। हमारे न्यूटन साहब ने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूं। हमारे न्यूटन साहब ने सबसे पहले आकर्षण बल के नियम को खोजा। हमारे न्यूटन साहब ने सबसे पहले आकर्षण बल नियम को खोजा। आकर्षण बल नियम का प्रतिपादन, डेलिवर्ड का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? सर्वप्रथम न्यूटन साहब ने किया। आकर्षण बल नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? न्यूटन साहब। न्यूटन साहब ने बताया कि दो पिंड, एक पहला पिंड जिसका द्रव्यमान m1 है और एक दूसरा पिंड जिसका द्रव्यमान m2 है, ये दो पिंड जो एक दूसरे से, मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों की a दूरी पर सेपरेट है। दो पिंड, एक m1 और एक m2, ये दोनों जो एक दूसरे से a दूरी पर सेपरेट हैं, इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लगने वाला आकर्षण बल इन दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, यानी m1 m2 एंड, और इनके बीच लगने वाला आकर्षण इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आप एक चीज देखें बच्चों की, जब हम इस दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने के बाद हमारा जो F अट्रैक्शन आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा m1 m2 बटा a स्क्वायर, m1 m2 बटा a स्क्वायर। क्या मैंने बोला दोस्त? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का नियम नहीं दिया, न्यूटन ने मूल चीजों को खोजा। वो मूल चीज क्या था? आकर्षण। न्यूटन ने आकर्षण बल का नियम दिया और उस आकर्षण बल का नियम सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन साहब ने। न्यूटन साहब ने क्या बोला कि दो पिंड जो एक दूसरे से a दूरी पर सेपरेट है, इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस आधार पर आपने एक चीज देखा। फिर उन्होंने क्या किया? यहां पर से इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके कैपिटल G का यूज किया, कैपिटल G m1 m2 बटा a स्क्वायर। इस तरीके से दोस्त उन्होंने दो पिंड के बीच लगने वाले आकर्षण बल को खोजा। यही आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण में तब्दील हो जाता है। कब? जब इस दो पिंड में से, जैसे मेरे दोस्त मैं आपको बता देता हूं कि यही आकर्षण बल हमारे लिए गुरुत्वाकर्षण में तब्दील हो जाएगा। कब? जब हमारा फर्स्ट बॉडी, इन दो बॉडी में से एक बॉडी अर्थ हो, यानी m1 की जगह मास ऑफ अर्थ हो, जिसको हम कैपिटल M मान लेते हैं, और सेकेंड बॉडी दैट मींस m2 जो है ये कोई मास ऑफ बॉडी हो, जिसको हम स्मॉल m एज्यूम कर लेते हैं। अब ऐसी स्थिति होने के बाद अब हमारे सामने मेरे दोस्त, मैंने क्या बोला कि न्यूटन साहब ने प्रतिपादित तो किया आकर्षण बल के नियम, कि नहीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण गुरुत्वाकर्षण होगा, ये जरूरी नहीं। दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण गुरुत्वाकर्षण होगा कब? जब उस दो पिंड में से एक हमारी पृथ्वी होगी तब। अब मेरे दोस्त, पहली बॉडी को हमने मान लिया अर्थ, जिसका मास हमने कैपिटल M दिया। दूसरी बॉडी हमारे लिए कोई बॉडी है जिसका मास हमने स्मॉल m दिया। अब जरा देखो मेरे दोस्त, यहां से क्या हो गया? ये हो गया कैपिटल M, ये हो गया स्मॉल m, जो एक दूसरे से कितने दूरी पर सेपरेट है? एक। तब इनके बीच लगने वाला ये अट्रैक्शन ग्रेविटेशन में कन्वर्ट होगा और तब ये बराबर हो जाएगा Gm बटा a स्क्वायर। इसलिए कभी कभी ये भी कह दिया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के नियम को किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? तो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम आया कहां से? तो आकर्षण बल के नियम से। इसलिए वहां भी जवाब आपका चला जाता है, न्यूटन साहब ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल के नियम को प्रतिपादित किया। मेरे प्यारे बच्चों, इस छोटे से जानकारी के बाद अब हम चलते हैं और ग्रेविटेशन को लेकर के जो हमारा इसका एग्जाम पॉइंट है उस पर हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट पर आने में हम जरा डिस्कशन करें मेरे प्यारे बच्चों। तो एग्जाम पॉइंट क्या है, सो आप जरा ध्यान से आप देखें। अभी जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं ये एग्जाम गैलरी है, अक्सर यहां से प्रश्न आते हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे एग्जाम गैलरी। तो इसे मैंने दो पॉइंट में बांटा। सबसे पहले कैपिटल ए, इसमें हम जानेंगे कैपिटल जी के बारे में। तो सबसे पहले कैपिटल जी के बारे में जाने कि कैपिटल जी होता क्या है। तो कैपिटल जी का डिफिनेशन सबसे पहले जानते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है। कैपिटल जी के डिफिनेशन के बाद इसका SI यूनिट क्या होता है, इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है,
इसका डायमेंशन क्या होता है, इसकी डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशन के बाद इसको किसने खोजा, उसके बाद इसका मान कितना होता है, ये छोटी सी बातें रही। और एक चीज जानना है इस कैपिटल जी के बारे में और क्या क्या बातें कहा जाता है। तो कैपिटल जी की परिभाषा देने से पहले हम आपको जरा अवगत करा दें मेरे दोस्त, चूंकि आपने पढ़ा है F अट्रैक्शन बराबर Gm1m2 बटा a स्क्वायर। मेरे दोस्त अगर मैं यहां से m1 m2 ले रहा हूं तो इसका मतलब यहां पृथ्वी इन्वॉल्व नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरे को मैं एक चीज आपको डिफाइन करना चाहता हूं, एक बेसिक बात आपको बताना चाहता हूं। पूरे फिजिक्स में, पूरे भौतिकी में अगर किसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को डिफाइन करना है, जैसे मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा था F अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटा a स्क्वायर, और यहां से इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के हमने g लगाया, इस साइड को हटा के हमने कैपिटल G लगाया, तो कैपिटल G m1 m2 बटा a स्क्वायर। मेरे प्यारे छात्र आप मुझे एक बात बताइए कि ये कैपिटल G एक समानुपाती नियतांक हुआ कि नहीं? और जब भी हमें किसी समानुपाती नियतांक को परिभाषित करना होता है तो उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से सटा हुआ जितना डाटा है उसको एक कर दीजिए। यानी अगर हमको इस कैपिटल G को परिभाषित करना है तो हम एक काम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि हम यहां से m1 और m2 दोनों को हम 1 kg मान लेते हैं और इनकी दूरी को हम 1 मीटर मान लेते हैं, तब हमारा F अट्रैक्शन बताओ बच्चों कैपिटल G के बराबर हो जाएगा। अर्थात किन्हीं दो एकांक द्रव्यमान वाले पिंड, मतलब क्या हुआ बच्चों कि दो पिंड है और इन दोनों का द्रव्यमान कितना है 1 kg और 1 kg, जो कितने दूरी पर है 1 मीटर के दूरी पर है, इनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक के मान के बराबर होगा। किन्हीं दो एकांक द्रव्यमान के पिंड जो 1 मीटर के दूरी पर स्थित होते हैं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण नियतांक के मान के बराबर होता है। ये हमारा डिफिनेशन है। अब इसका SI यूनिट की बात करते हैं। SI यूनिट की बात करते हैं दोस्तों, यहां जरा देखेंगे आपको कैपिटल G का अगर SI यूनिट बताना है तो बाकी का रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त न्यूटन, G मास m1 m2 तो G into kg स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। इस आधार पर आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों कि ये उधर चला जाएगा तो इसका SI यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। दिस इज द SI यूनिट ऑफ कैपिटल G। अगर इसके सीजीएस यूनिट का बात करते हैं तो न्यूटन के जगह बेटा क्या हो जाएगा डाइन, मीटर के जगह सेंटीमीटर और केजी के जगह ग्राम, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों इसके डायमेंशन की बात करते हैं। तो डायमेंशन की बात अगर करते हैं तो डायमेंशन में बच्चों मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि आप मुझे एक बात बताओ, न्यूटन का क्या होता है डायमेंशन बच्चों? आपने देखा कैपिटल G का SI यूनिट आपने देखा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर यहाँ। अब आप मुझे जरा बताओ दोस्तों न्यूटन का विमा क्या होता है mL/t-2, मीटर स्क्वायर का डायमेंशन L2, केजी मास है m2। अब आप इसको एक लीनियर शेप दे दीजिए तो m2 L2 पड़ जाएगा तो m-1 L और L2 तो ये L3 और t-2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल G। ये हमारे कैपिटल G की विमा होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों बात आता है कि इसको किसने खोजा? तो इसको सबसे पहले खोजा किसने? उनका नाम था हेनरी कैवेंडिश साहब। अर्थात कैपिटल G की खोज किसने की थी मेरे दोस्त? हेनरी कैवेंडिश साहब। और इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल G। फिर मित्र मैं आपसे एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूं आपके सामने कि कैपिटल G क्या होता है, कैपिटल G का डिफिनेशन क्या होता है, इसका SI यूनिट क्या होता है, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होता है, इसके डायमेंशन क्या होते हैं, किसने खोजा और इसका मान कितना होता है। ये था हमारे सामने छोटी छोटी बातें जिसको आपने देखा। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद मैं चलता हूं और आपके सामने लेकर के आता हूं एक दूसरे पॉइंट को। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है सो भी आप जरा ध्यान से आप सुनेंगे। ये एग्जाम गैलरी चल रहा है, एग्जाम गैलरी का ये पहला पॉइंट था जहां से डायरेक्टली आपको जानना था दोस्त। उसके बाद अगर हम चलें तो दूसरे पॉइंट पर आते हैं तो
अब हम अपने एग्जाम का ये है दूसरा जो भी आप पढ़े थे गुरुत्वाकर्षण बल नियम एफजी लॉ, यानी गुरुत्वाकर्षण बल नियम, गुरुत्वाकर्षण बल नियम, इसके बारे में जानें। सबसे पहली बात, गुरुत्वाकर्षण बल नियम का प्रतिपादन, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिपादन किसने किया? सबसे पहली बात तो प्रतिपादन सर्वप्रथम न्यूटन साहब ने किया, सर्वप्रथम न्यूटन साहब ने किया। इसके बाद दूसरा चीज न्यूटन साहब ने किया, बहुत अच्छी बात है। न्यूटन साहब ने अपने इस गुरुत्वाकर्षण बल में क्या क्या बताया? न्यूटन साहब ने इस गुरुत्वाकर्षण बल नियम में बताया कि भैया यह हमेशा दो पिंडों के बीच लगने वाला बल होता है, दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल होता है। तीसरी बात है, ध्यान से सुनेंगे कि इसमें पिंड का आकार कैसा होता है। गुरुत्वाकर्षण बल नियम में पिंड का आकार गोलाकार होता है, गोलाकार होता है। तीसरी बात है कि भैया हमारे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल नियम लागू कहां होता है? तो लागू ये सभी जगह हमारे, मैंने जो भी आपको बताया कि इसका जो लागू होता है ये सभी जगह लागू होता है, अप्लाई एट एवरी प्लेसेस। इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी देते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल नियम कहां कहां पे लागू होते हैं, तो ये एट एवरी प्लेसेस, सभी जगह पे लागू होता है। मैं बहुत सारी चीजें इस पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने किया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल नियम में पिंड का आकार कैसा माना? तो गोलाकार माना। ये लागू किसी खास स्थल पे होता है या सभी जगह पे लागू होता है? तो जवाब होगा सभी जगह पे लागू होता है। तीसरी चीज है मेरे दोस्त, एक चीज आपको भी और भी चीजें बताना है कि हमारा ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या माध्यम पे डिपेंड करता है? ये स्वतंत्र होता है। किस चीज से? माध्यम से। अर्थात माध्यम बदल देने से गुरुत्वाकर्षण बल के मान पे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। माध्यम के प्रभावित होने से गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावित नहीं होता है, ये स्वतंत्र होता है। किससे? माध्यम से। स्वतंत्र होने के बाद ये माध्यम से स्वतंत्र है, बहुत अच्छी बात है। क्या इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है? जवाब होगा कि इसमें बल की जो प्रकृति होती है वो आकर्षी होती है। बल की प्रकृति कैसी होती है? आकर्षी होती है। आकर्षी का मतलब मेरे दोस्त, इसमें हमेशा अट्रैक्शन होगा, कभी भी रिपल्सन नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। बल की प्रकृति केवल और केवल क्या होती है? आकर्षी होती है। मैंने पहला चीज क्या बोला? गुरुत्वाकर्षण बल को किसने खोजा? न्यूटन ने खोजा। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल नियम में पिंड का आकार कैसा माना? गोलाकार माना। बहुत अच्छी बात है। फिर तीसरी चीजें जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया मेरे दोस्त कि हमारा जो न्यूटन के द्वारा दिया गया गुरुत्वाकर्षण बल नियम है, क्या ये माध्यम पे डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं, माध्यम से स्वतंत्र होता है। यानी हवा में जाइए, जल में जाइए, गुरुत्वाकर्षण बल का मान कभी बदलने वाला नहीं है। इसमें बल की प्रकृति कैसी होती है? आकर्षी होती है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम सभी जगह लागू होता है, जिसके कारण हमारे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल नियम को सर्वमान्य नियम भी कहा जाता है। इसके बाद मेरे दोस्त फिर अगली बातें चलते हैं कि हमारा गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी है या असंरक्षी है। तो जवाब होगा गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है मेरे दोस्त? तो जवाब होगा संरक्षी है। जवाब होगा संरक्षी है। संरक्षी अर्थात संरक्षित, इसका अंग्रेजी क्या होता है? कंजर्वेटिव। इसके बारे में भी दोस्त हम आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे चल करके। हमारा ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये कैसा बल है मेरे दोस्त? तो इसका जवाब होगा गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है। तीसरा चीज, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल ये पालन करता है किस चीज का? न्यूटन के थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ का ये क्या करता है बच्चों? पालन करता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने शुरू से आपके सामने लेकर के बार फिर से आता हूं कि हमारे गुरुत्वाकर्षण बल की हमारे दैनिक जीवन में भूमिका क्या थी, ये बात हमको जरूर याद रखना है। गुरुत्वाकर्षण बल आने से पहले कौन से बल के बारे में डिस्कस किया गया था? आकर्षण बल के बारे में डिस्कस किया गया था। आकर्षण बल में ही पिंड, दो पिंड में से एक को पृथ्वी ला दिया गया, तब हमारा यही आकर्षण गुरुत्वाकर्षण में तब्दील हो गया और तब हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जाने। फिर हमने सीखा कि कैपिटल जी का क्या डिफिनेशंस होते हैं, उसका एसआई यूनिट, उसका डायमेंशन, उसका सीजीएस यूनिट, उसकी बीमा, उसको किसने खोजा, इसका मान कितना होता है। फिर हमने दोस्तों एफजी के बारे में जाना, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो एक बार फिर से मैं आपको शेयर कर देता हूं कि गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है मेरे प्यारे बच्चों जो माध्यम पे डिपेंड नहीं करता है, इसमें केवल और केवल आकर्षण होता है। यह एक संरक्षी बल का उदाहरण है, साथ ही साथ यह न्यूटन के थर्ड लॉ का पालन करता है। और लागू होने की बात करें तो यह सभी जगह लागू होता है।
इन्हीं छोटी छोटी बातों के बाद फिर से मिलेंगे मेरे दोस्त अगले वीडियो में, और हम फिर से आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।